हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के ऊपर। मध्यकालीन इतिहास जिसे हम लोग एक तरीके से इस्लामिक इरा भी कह सकते हैं, यानी कि इस्लाम धर्म का भारत में आगमन किस तरीके से, किन कारणों की वजह से इस्लाम को भारत में एंट्री मिली, किस तरीके से इस्लामिक रूलर तुर्की से आए, अफगानिस्तान से आए, अरब से आए, वो भारत में आकर क्यों लूट मचाते थे, इन सारी बातों का जो हिस्ट्री है उसे मध्यकालीन इतिहास के अंदर रखा गया है। सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी कैसे है, आपको आपके ग्रुप्स के अंदर लगभग 25 पेजेस का एक पीडीएफ दिया गया है, जिसके ऊपर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। इन 25 पेजों के पीडीएफ को आपको प्रिंट आउट या फोटोकॉपी ले लेना है और अपने सामने रख लेना है। जितनी बातें मैं एक्स्ट्रा बताऊं उसको लिखते रहना है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, जितना मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं इतना ही कर जाओ, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है 712 एडी से। 712 एडी से क्यों शुरुआत होती है? अरब से एक लुटेरा, इन्वेजन कह लो, एक तरीके का आक्रमणकारी कह लो, भारत के अंदर हमला करता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के ऊपर फर्स्ट अरब इन्वेजन कब हुआ, या भारत के ऊपर पहला इस्लामिक इन्वेजन कब हुआ? तो भारत के ऊपर पहला इस्लामिक इन्वेजन हुआ 712 एडी में। ठीक है, बहुत सारी मैं कहानियां बताऊंगा, हिस्ट्री याद ही तभी होती है। देखिए, अरब के एक खलीफा थे। खलीफा कौन होते हैं? मुस्लिम रिलीजन में खलीफा बोल लो या इंग्लिश में कैलिफेट बोल देते हैं। खलीफा कौन होते हैं? जो मुसलमान धर्म के मुखिया होते हैं, उन्हें हम लोग खलीफा कहते हैं। तो उस समय अरब के एक खलीफा थे जिनका नाम था अल हजाज बिन यूसुफ। अल हजाज बिन यूसुफ। ठीक है, श्रीलंका के राजा ने इन खलीफाओं के लिए 8 समुद्री जहाज एज ए गिफ्ट भेजे थे। मेरी बात ध्यान से समझिए, श्रीलंका के किंग ने अरब के खलीफा अल हजाज बिन यूसुफ के लिए 8 समुद्री जहाज जो हैं गिफ्ट के तौर पर भेजे थे। ये अगर मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊं, मान के चलो ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो यहां पर कहीं आपको इस तरफ अरब मिलेगा। तो यहां से श्रीलंका के जहाज जा रहे थे, लेकिन क्या होता है कि भाई जैसे ही ये जहाज जो है कराची पर पहुंचते हैं, कराची आपको पता होनी चाहिए एक बहुत बड़ी बंदरगाह है कराची के अंदर। ठीक है, जैसे ही ये जहाज कराची पर पहुंचते हैं तो कुछ समुद्री लुटेरे उन जहाजों को लूट लेते हैं। क्या हुआ? श्रीलंका के राजा ने कुछ 8 समुद्री जहाज गिफ्ट के तौर पर अरब के खलीफा अल हजाज बिन यूसुफ के लिए भेजे। जैसे ही ये जहाज जो है कराची की बंदरगाह के आसपास पहुंचते हैं, वहां पर कुछ सी हॉकर्स यानी कि समुद्री लुटेरों ने उन जहाजों को लूट लिया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक जगह है आजकल पाकिस्तान के अंदर जिसको बोलते हैं दिबेल। ये पुराना नाम है कराची का। ठीक है, कराची का पुराना नाम है। तो जब कराची के पास पहुंचे, समुद्री लुटेरों ने उन 8 जहाजों को लूट लिया। ठीक है, कराची के पास ही पड़ता है सिंध। तो सिंध और कराची का कुछ एरिया उस समय एक ब्राह्मण राजा था जिसका नाम था दाहिर सेन, उसके कंट्रोल में था। तो जो अरब का खलीफा है अल हजाज बिन यूसुफ, वो एक फरमान निकाल देता है कि भाई दाहिर साहब, आपके यहां पर मेरे सामान का लूट हुआ है, आपके यहां पर मेरे जहाज लूटे गए हैं, तो आप या तो उन समुद्री लुटेरों को मेरे सामने पेश कर दो, या जितने माल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप करोगे। समझ में आई? तो यहां पर दाहिर कहता है कि भाई मुझे नहीं पता किसने लूटा, समुद्री लुटेरे जो है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो आप खुद देखो, आप खुद उन समुद्री लुटेरों से पूछो। तो यहां से जो अल हजाज बिन यूसुफ है काफी गुस्सा हो जाता है कि दाहिर ने तो मेरी बात मानने से मना कर दिया। तो दाहिर को सबक सिखाने के लिए अल हजाज बिन यूसुफ लगभग 15 बार सिंध के ऊपर अटैक करता है। कितनी बार अटैक करता है? 15 टाइम अटैक करता है, लेकिन 15 के 15 बार अनसक्सेसफुल रहता है। क्लियर होगी बात? तो फाइनली 16th अटैक के अंदर वो अपने नेफ्यू, ठीक है, 16वें अटैक के अंदर वो अपने नेफ्यू कह लो, जो बाद में उसका सन इन लॉ भी बना, ठीक है,
नेफ्यू कह लो चाहे बाद में ये कह लो जो उसका सन इन लॉ भी बना, उसका जो नेफ्यू था मोहम्मद बिन कासिम, इसे भेजता है कि भाई तू जाकर इसको ऊपर हमला कर, दाहिर को दंडित कर, इसको मेरे कदमों में लाकर फेंक। तो ये सबसे पहला हमला माना गया जिसमें इनको थोड़ी बहुत सक्सेस मिली। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि भारत के ऊपर होने पहला इस्लामिक हमला कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब के थ्रू आया था, अरब के खलीफा के थ्रू आया था। इसने सिंध पे अटैक किया। उस समय सिंध का राजा कौन था? ब्राह्मण राजा था दाहिर सेन। क्लियर होगी बात। और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को 712 एडी में क्या किया? डिफीट किया। ये सबसे पहली इंट्रोडक्शन है कि क्यों ये लोग उठ के भारत आए। ठीक है, श्रीलंका के राजा ने 8 जहाज गिफ्ट किए थे अल हजाज बिन यूसुफ, जो कौन है? अरब का एक खलीफा है। रस्ते में कराची बंदरगाह पे ये लूट लिए गए। उस समय सिंध और कराची का जो ज्यादातर एरिया है ब्राह्मण राजा दाहिर के पास आता था। ठीक है, तो ये फरमान जारी कर दिया गया कि इन सारे हमलों की भरपाई दाहिर करेगा, और उसके बाद की कहानी मैं आपको समझा चुका हूं। तो इतने पहले से हमें यह समझ में आ गया कि क्वेश्चन आएगा कि भारत पर होने वाला पहला इस्लामिक सक्सेसफुल जो हमला था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था 712 एडी में, जो कि अरब के जो खलीफा हैं अल हजाज बिन यूसुफ, उनका सन इन लॉ भी था और उनका क्या था? नेफ्यू था। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता, वैसे ही उसी समय जो सिंध है वो प्रोविंस बन गया, मतलब हिस्सा बन गया। किदा हिस्सा बन गया? उमायड खिलाफत का। ठीक है, याद रखना, वैसे ही जो सिंध है हिस्सा बन गया उमायड खिलाफत। उमायड खिलाफत मतलब अरब के वो खलीफा जिनको इकट्ठा कर दिया जाए तो उनकी खिलाफत बोलते थे उन्हें, यानी कि उनका जो परिवार है उन्हें बोलते थे अरब के खलीफाओं को उमायड खिलाफत। जैसे ही मोहम्मद बिन ने, ठीक है जी, क्लियर हो गया, तो ये हिस्सा बन गया था उमायड खिलाफत का। नेक्स्ट अगला है महमूद ऑफ गजनी, भारत पे पहला तुर्किश इन्वेजन। देखो यहां पर मैं बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है एक तरीके से अटैक, एक तरीके से लूटना। अगर आप किसी के घर में लूट मचाते हो, वहां से सामान लूटा, पैसा लूटा और अपने घर वापिस आ जाए, तो उसे इन्वेजन कहते हैं। आपने वहां पर अपना राज्य स्थापित नहीं किया। तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो है ये एक तरीके से दाहिर को दंडित करने आया है, उसको लूटने आया है, अपने नुकसान की भरपाई करने आया है, राज करने नहीं आया। सेम हुआ महमूद ऑफ गजनी के समय पर, यह भी एक आक्रमणकारी था, इसने भी इन्वेजन किया। इसका मकसद भी कहीं भारत पे राज करना नहीं था। क्लियर होगी बात। तो भारत पे पहला तुर्किश आक्रमणकारी कौन हुआ है? महमूद हुआ है। कहां का? गजनी का। गजनी भाई इसका नाम नहीं है, गजनी कैपिटल है, गजनी इसकी राजधानी है, जो आजकल साउथ काबुल में, दक्षिण काबुल में पड़ती है। ये याद रखना, ठीक है। महमूद इसका असली नाम है, गजनी इसकी क्या है? राजधानी है। लगभग 998 एडी से लेकर 1030 तक ये गजनी का राजा रहा है। क्लियर, 998 एडी से लेकर 1030 तक ये गजनी का राजा रहा है। इसने एक बहुत बड़ा एम्पायर स्थापित किया। देखिए गजनी का जन्म होता है 1971 एडी के अंदर। इसके पिताजी का नाम था सुबाकती घनी, सुबाकती घनी, जो कि गजनी के रहने वाले थे। क्लियर है, ओके है। ये अपने पिताजी के साथ भारत आया करता था हमला करने के लिए। सुबाकती घनी ने 986 एडी के अंदर, 986 एडी के अंदर भारत पे हमला किया था। क्लियर। उसके बाद में ये जान लीजिए कि 1997 के अंदर सुबाकती घनी की मृत्यु हो जाएगी, और सुबाकती घनी के मरने के बाद 998 एडी के अंदर महमूद ऑफ गजनी जो है राजा बनेगा। तो असल में जो महमूद गजनी ने खुद के दम पर हमले किए वो 998 एडी से चलेंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। 1030 में मलेरिया होने की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी महमूद गजनी की। आगे बढ़ते हैं। तो पहली लाइन हमने क्या पढ़ी कि भाई भारत पे पहला तुर्किश आक्रमण जो था महमूद ऑफ गजनी के द्वारा किया गया था, जिसका जन्म 971 एडी में हुआ था, और इसके पिताजी का नाम क्या था? सुबाकती घानी था, जो भारत में अपना पहला हमला 986 एडी के अंदर करते हैं, जिस समय पहली बार गजनी भारत आया था। क्लियर। 997 एडी में सुबाकती घानी की मृत्यु हो जाती है,
उसके बाद 998 एडी के अंदर गजनी जो है राजा बनता है। सुबाकती घानी का सबसे बड़ा बेटा था महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सुबाकती घानी जो है अपने बेटे गजनी से, महमूद से खुश नहीं था। तो सुबाकती घानी का जो सबसे छोटा बेटा था, यंगेस्ट बेटा था इस्माइल, तो मरने से पहले उसने इस्माइल को राजा बना दिया और बाद में महमूद ने इस्माइल को हराया और उसके बाद इसका ताजपोशी हुई। ये बात भी याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर लिखा है कि चाहे महमूद जो था उसका सबसे बड़ा सन था, किसका? सुबाकती घानी का, बट सुबाकती घानी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों के अंदर खुश नहीं था गजनी से, महमूद से खुश नहीं था। तो उसने क्या किया, अपने बेटे इस्माइल को, जो उसका सबसे छोटा बेटा था, उसे राजा बना दिया। कहां का? गजनी का। बाद में महमूद यानी कि जिसको हम गजनी कहते हैं, उसने अपने सबसे छोटे भाई को डिफीट किया और गजनी का क्या बन बैठा? राजा बन बैठा। गजनी ने भारत पर 17 बार अटैक किए, 17 टाइम अटैक किए, सिर्फ एक ही सोच से कि जाएंगे, खाएंगे, लूटेंगे, वापिस आ जाएंगे। रूल नहीं करना है। दे वॉन्ट ओनली टू अटैक एंड इन्वेड इंडिया। भारत नू प्लंडर करना है, भारत नू लुट्टन दे मकसद दे नाल इन्हां ने हमले कीते। 1000 एडी तो लेके, गल ध्यान च रखनी है, 1000 एडी तो लेके लगभग 1027 एडी तक गजनी ने भारत पे 17 बार अटैक किया। ये क्वेश्चन आता है कि महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर कितनी बार हमले किए, तो उसने भारत पे 17 बार हमले किए और पहला हमला 1000 एडी से शुरू हुआ। 986 एडी में जब वो भारत आया था तब वो अपने पिताजी के साथ आया था। अपने दम पे पहला हमला उसने 1000 एडी से शुरू किया। पिता का नाम सुबाकती घानी था, सबसे छोटे बेटे का नाम इस्माइल था। अब उसके हमलों के बारे में पढ़ते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को सामने रखने का है, सारे हमले आप नहीं याद रख सकते। टू द पॉइंट जो आपके पंजाब के पेपर या फिर आपके पीपीएससी के पेपर, कोई भी छोटा बड़ा आपका पेपर हो, ठीक है, आप चाहे पीपीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, किसी भी आप पंजाब के पेपर में ये लेक्चर आपके लिए काम आने वाला है। इस पीडीएफ को सामने रखना। जिसको पीडीएफ नहीं मिले वो कृपया मैसेज कर दे 9646810103 कि सर मुझे कृपया पीडीएफ भेज दो मेडिवल हिस्ट्री का, बस इतना लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 बार हमला किया 1000 एडी से लेकर कहां तक? 1027 एडी तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कभी कभार ये आ जाता है कि जब वो राजा बना तो वो कितनी साल की उम्र का था? 27 साल की उम्र का था। 971 एडी में जन्म हुआ, लगभग 998 एडी के अंदर वो क्या हुआ? राजा बना। तो कितने साल की उम्र का था जब वो राजा बना? ही वॉज 27 ईयर ओल्ड, ठीक है। और ये पहला राजा था जिसने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट किया। ही वॉज द फर्स्ट किंग इन तुर्की हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान। सुल्तान का मतलब होता है जिसकी अपनी अथॉरिटी हो, जिसके अपने रूल हो, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट तुर्किश किंग टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान, ठीक है। पहला तुर्की राजा जिसने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट किया वो कौन था? महमूद ऑफ गजनी। चलिए इसके हमले के ऊपर चलते हैं। इसने अपना फर्स्ट इन्वेजन कह लो या अटैक कह लो, 1000 एडी में किया फ्रंटियर टाउन पे। फ्रंटियर टाउन कौन से हैं? ठीक है, जब आप तुर्की से उठ के भारत आओगे तो जहां पर तुर्की की सीमा खत्म होगी और भारत की सीमा शुरू होगी नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर, ये मैं आपको मैप के थ्रू समझा देता हूं, ठीक है। ये आज का पाकिस्तान, ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, तुर्की से यहां पर जब हमले होंगे तो इसने अपना सबसे पहला हमला नॉर्थ वेस्ट रीजन पे किया, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं फ्रंटियर टाउन। आजकल ये मॉडर्न अफगानिस्तान में पड़ता है ये एरिया, ठीक है, जिसपे इसने अपना सबसे पहला हमला किया था। इसका दूसरा हमला 1001 एडी के अंदर हुआ। इंपॉर्टेंट है, यहां पर डबल स्टार लगाओ, क्योंकि ये दूसरा हमला इसने पंजाब के ऊपर किया था। पंजाब का एक हिंदू किंग था जिसका नाम था जयपाल। इसने अपना दूसरा हमला जयपाल के ऊपर किया, जो कि पंजाब का राजा था, 1001 एडी में, ठीक है। और इसी हमले को बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद। वाहिंद दा पहला युद्ध किनू किया जाता है, या वाहिंद दा पहला युद्ध किने लड़िया? तो हम याद रखेंगे कि जो वाहिंद है उसका पहला युद्ध महमूद ऑफ गजनी और जयपाल के बीच में लड़ा गया 1001 एडी के अंदर। बात क्लियर होगी कि नहीं हो गई? आगे बढ़ते हैं। युद्ध में जयपाल हार जाता है।
इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, तेल छिड़कता है, अपने आप को आग लगा के सुसाइड कर लेता है। 1002 एडी में जयपाल के मरने के बाद उसका बेटा, ठीक है, आनंदपाल राजा बनता है। उसका बेटा कौन? आनंदपाल राजा बनता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आ गया गजनी का सिक्स्थ हमला, सिक्स्थ अटैक। तो ये इसने सिक्स्थ अटैक किया भारत के ऊपर 1008 एडी में। पहला हमला 1000 एडी में फ्रंटियर टाउन पे, दूसरा हमला 1001 एडी में, 1001 एडी में पंजाब के ऊपर, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद कहते हैं, जयपाल को हराया। इसका सिक्स्थ अटैक हुआ 1008 एडी में, इसमें इसने आनंदपाल को हराया, जयपाल के बेटे आनंदपाल को हराया, और इसी हमले को बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद, वहिंद दा दूजा युद्ध। ठीक है, महमूद defeated आनंदपाल in the second battle of Wahind in the year of 1008 AD. Am I clear? सबसे इसका जो फिरोशियस खतरनाक जो हमला था वो था 16th अटैक। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महमूद ऑफ गजनी के 17 हमलों में से सबसे खतरनाक हमला कौन सा था? 16th। इसमें इसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। सोमनाथ जो है गुजरात के अंदर फेमस शिवजी का टेम्पल है। जैसे हमारे सिख रिलीजन के अंदर 5 अकाल तख्त हैं, उसी तरीके से हिंदू माइथोलॉजी के अंदर शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग है। उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ टेम्पल। 1025 एडी के अंदर इतना सोना था इसके अंदर, इतनी चांदी थी, इतना पैसा था ना इसके अंदर, सब लूट के ले गया। समझ में आई? 1025 एडी के अंदर एक अनुमान कहता है, मेरी बात जरा ध्यान से समझिए, कि एक अनुमान कहता है कि जब 16वें हमले के अंदर इसने सोमनाथ का मंदिर लूटा, लगभग 20 मिलियन 20 मिलियन दिनार जो थे, दिनार मुसलमानों की करेंसी होती है, ठीक है, 20 मिलियन दिनार लूटे थे इसने, 20 मिलियन दिनार लूटे थे। इतना बड़ा हमला था। और उस समय गुजरात का राजा था भीमा प्रथम, भीमा प्रथम, जिसको इसने 16वें हमले के अंदर हराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गजनी का जो सबसे खतरनाक हमला था वो 16वां था, सोमनाथ टेम्पल के ऊपर 1025 एडी के अंदर 20,000 दिनार लूटे थे। ठीक है, और कौन कौन से हमले याद रखने हैं कि इसका जो दूसरा हमला था 1001 एडी में हुआ, नोन एज फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद, जिसमें इसने जयपाल को हराया। वाहिंद जो है आजकल नियर पेशावर है। पेशावर कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। इसका जो 6वां हमला था 1008 एडी में हुआ, इसमें इसने जयपाल के बेटे आनंदपाल को हराया, नोन एज द सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद। 16वां हमला सबसे इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ का मंदिर लूटा 1025 एडी के अंदर, 20,000 दिनार ले गया वहां से लूटकर, भीमा प्रथम को हराया था इसने। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और इसका जो आखिरी हमला था 1027 एडी के अंदर हुआ। क्लियर होगी बात? एक चीज और याद रखना, कहा जाता है कि 16th जो इसका 16वां हमला था उसमें इसने 8 गुना ज्यादा रकम लूटी थी, 8 गुना ज्यादा पैसा लूटा था, जितना पैसा इसने अपने पहले हमले के अंदर लूटा था। ठीक है, पहले हमले के अंदर इसने जितना पैसा लूटा था उससे 8 गुना ज्यादा पैसा इसने 16वें हमले में सोमनाथ टेम्पल में लूटा था। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, कोई डाउट होएगा तो पर्सनल मैसेज करके पूछ लेने का है। नेक्स्ट आगे बढ़ देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ और हमले भी बता देता हूं, ये 4 तो आपको घोल के पीने हैं। एक आपको हमला और याद रखना, 1007 एडी में इसने हमला किया था बठिंडा पे। याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो ऊपर वाले 4 तो याद रखने हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद, सेकंड बैटल ऑफ वहिंद, सोमनाथ का मंदिर लूटा, पहला अटैक कहां पे किया। ठीक है, 1018 एडी में जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं अपने को, वो लिखवा देता हूं। 1018 में मथुरा पे लूटा। ठीक है, मथुरा पे अटैक किया। लगभग 1015 में इसने कश्मीर पे अटैक किया, ये भी जरूरी है याद रखना। 1015 में लगभग इसने किस पे अटैक किया? कश्मीर पे अटैक किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, और इसके अलावा एक और याद रख लो, 1023 एडी में, 1015 में कश्मीर में, 1023 एडी में इसने अटैक किया था ग्वालियर पे। 1023 एडी में इसने अटैक किया था ग्वालियर पे। क्लियर होगी बात? ओके हो गया बात। अब क्वेश्चन आता है कि गजनी दे हमले दा मेन ऑब्जेक्टिव की सी, क्यों आया गजनी भारत दे विच? ठीक है, मोटे मोटे तौर ते याद रखना, गजनी दे हमले दा भारत दे उत्ते अटैक करन दे देर बार उक्का पुक्का 5 रीजन। ठीक है,
5 ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਕੈਮੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਗਜਨੀ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ, ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰੂਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਹਰਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ठीक है, 17 बार, एक बार हराएगा, 2 बार हराएगा, 17 बार लूट के चला गया। और 5वां इंपैक्ट गजनी के हमलों का क्या निकला? इससे ये पता चला कि जो राजपूत थे वो स्मॉल किंगडम, छोटे छोटे हिस्से च बंटे हुए सी, इकट्ठे नहीं सी, ठीक है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट अगली चीज आप क्या याद रखेंगे? वापिस चलते हैं, यहां पर सारा हो गया क्लियर। गजनी जो है, गजनी के दरबार में 3 कोर्ट पोइट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सुपर इंपॉर्टेंट वो है फिरदौसी, यहां पर FIRDAUSI आएगा, फिरदौसी। ये एक पर्शियन भाषा में लिखने वाला पोइट था। इसकी बहुत ही फेमस बुक है शाहनामा, इसने पर्शियन में लिखी थी। शाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पर्शियन शाहनामा जो है ये एक पोइम है, माना जाता है दुनिया की सबसे लंबी पोइम मानी जाती है शाहनामा का बेसिक मतलब होता है बुक ऑफ किंग्स, राजिया दी किताब, बुक ऑफ किंग। यदि इसी काबिलियत करके फिरदौसी नू होमर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। हुण क्वेश्चन उठता है कि सर होमर कौन है? होमर एक बहुत वधिया पोइट होया है ग्रीस दा, पुराने टाइम दे विच ग्रीस दा बहुत वधिया पोइट होया है। तो इनू कंपेयर किया जाता है भी भाई तू तो होमर है, ईस्ट दा, पूरब का होमर कहा जाता है इसे, ठीक है। जिवें अजकल आप कह देना भी विराट कोहली सचिन तेंदुलकर है जी अज दे टाइम दा, उसी तरीके नाल इनू होमर कहा गया, किथे दा? ईस्ट दा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? शाहनामा पर्शियन भाषा में लिखा गया था, जिसमें ज्यादातर ईरान के राजाओं की कहानी मिलती है, इसे बुक ऑफ किंग्स भी कहते हैं। अगला इसके दरबार में कोर्ट पोइट था एल-बिरूनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल-बिरूनी भी एक बढ़िया स्कॉलर था। इसकी एक बुक याद रखना, तहरीक-ए-हिंद, बस तहरीक-ए-हिंद, ये याद रखना। और ये पहला मुस्लिम था जिसने भारत में आकर पुराण पढ़ने शुरू करे, ठीक है। जैसे आपको अगर पता हो शिव पुराण, दुर्गा पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, ठीक है, इस तरीके से पुराण होते हैं हिंदू माइथोलॉजी के अंदर। तो फर्स्ट मुस्लिम हु स्टार्टेड टू रीड द पुराण वाज द एल-बिरूनी। तीसरा था उत्बी, इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, याद रखना चाहो तो तुम्हारी आपकी मर्जी है। इन्हें किताब लिखी सी किताब-उल-यमन और तहरीक-ए-यमन, ये 2 किताबें हैं। फिरदौसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल-बिरूनी 50-50, युतबी आप छोड़ सकते हो। क्लियर होगी बात? ये पूरा आपको याद रखना है गजनी के बारे में कि गजनी क्यों आया, क्या क्या उसने काम किया और उसका मेन रीजन क्या था। क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि गजनी के हमलों का रिजल्ट क्या निकला। कि अब गजनी आया, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी आया, हमले किए, इतना कुछ लूटा, इतने पैसे ले गया, रिजल्ट क्या निकला, इंपैक्ट क्या निकला। सबसे पहला इंपैक्ट क्या निकला कि भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, आर्थिक कंडीशंस थी, वो वीक हो गई, इतना पैसा लूट के ले गया, ठीक है। दूसरा, भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, राजनीतिक व्यवस्था, वो डगमगा गई, पॉलिटिकल कंडीशन वीक हो गई। क्लियर? तीसरा इसका इंपैक्ट क्या निकला? इससे ये पता चल गया कि जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम है भारत की, उसकी जो बाउंड्रीज है वो बहुत वीक है, वहां से कोई भी आ सकता है। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये भारत हो गया, अगर मैं आपको बनाऊं तो ये पाकिस्तान वाला, ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, कि यहां से कोई भी भारत पे हमला कर सकता है। और चौथा इंपैक्ट क्या पड़ा गजनी के हमले से कि भारत में तुर्कीज की एंट्रीज होगी, तुर्कियां दा भारत दे विच एक तरीके दे नाल जन्म हो गया कि हुण तुर्कीज हमले भारत दे विच हुंदे रहणगे। एक तरीके नाल ये कह सकते हो भी गजनी ने भारत दे विच
तुर्की एंपायर दा फाउंडेशन करता, नी पत्थर रख दिता। क्लीयर होगी। इकोनॉमिकली असी वीक हो गए, पॉलिटिकल साडी राजनीतिक व्यवस्था डगमगा गई। ठीक है, ये तो ये पता चलिया भी नॉर्थ वैस्ट जिहड़ा भारत दा सब तो कमजोर हिस्सा है, राजपूत रूलरां दी वीकनेस निकल के सामने आ गई, उन्हां च यूनिटी नहीं सी। इस तो इलावा गजनी ने भारत दे विच तुर्की एंपायर दा नींह पत्थर रख दिता। समझ में आई कि नहीं आई? देखो, अगर पूछे कि भारत में तुर्की एंपायर का जन्मदाता कौन है, वो है गजनी। लेकिन अगर पूछे भारत में एक्चुअल में इस्लामिक रिलीजन का जनक किसे कहा गया, हु इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम और इस्लामिक पावर इन इंडिया, देन यू हैव टू टिक मोहम्मद गोरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी भी तुर्की से था, इसको आप सेकंड तुर्किश अटैक कह सकते हो। जैसे मोहम्मद बिन कासिम था या गजनी था, ये सब इन्वेडर थे, आए, खाया पिया, लूटा, चले गए। दे डोंट वांट टू रूल इंडिया। तो इससे भारत कमजोर तो हुआ, लेकिन भारत के कल्चर पे, भारत की संस्कृति पे, भारत के रिलीजन पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जो गोरी था, ये भारत पे रूल करने आया था। ये कहता लूटना नहीं है भाई, राज करना है यहाँ पे ठोक के। तो इससे भारत के अंदर भारत की संस्कृति, कल्चर, रिलीजन पे इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग मोहम्मद गोरी के ऊपर। मोहम्मद गोरी, इसको कहा जाता है सेकंड तुर्किश इन्वेजन कह सकते हैं। लगभग 1175 से लेकर 1206 तक इसने भारत के ऊपर जो है एक तरीके से दिल्ली के ऊपर राज किया। ठीक है, नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, ओरिजिनल नाम था इसका मुजीजुद्दीन मोहम्मद और मोहम्मद गोरी। ठीक है, ही वॉज अ रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर एक छोटे से हिस्से का रूलर था, उस समय वो तुर्की का हिस्सा बचता था। बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन कॉन्करिंग द नॉर्थ इंडिया एंड एडिंग इट टू हिज किंगडम। मतलब इसमें इंट्रोडक्शन में ये कहा रहा है कि जो मोहम्मद गोरी है जी, वो अफगानिस्तान के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था, लेकिन इंटरेस्ट रखता था पूरे नॉर्थ इंडिया को, उत्तर भारत को लूट कर अपने साम्राज्य में मिलाने का। और इसको सेकंड तुर्किश इन्वेजन भी कहते हैं, और भारत के अंदर इस्लाम धर्म का असली जन्मदाता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये राज करने आया था, लूटने नहीं आया था। इसने अपना पहला इन्वेजन यानी कि अटैक डायरेक्टली मुल्तान पे किया था, जो आजकल पाकिस्तान में है, और मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1175 एडी में किया था, जो कि सक्सेसफुल रहा। उसके बाद 1179 पे इसने अपने अगला हमला पेशावर पे किया। ध्यान से देखो, नॉर्थ वेस्ट से धीरे धीरे भारत में अंदर आ रहा है। ये पूरा भारत है, तो यहां से धीरे धीरे करके ये नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। 1182 में इसने अपना हमला सिंध पे किया और सिंध को कैप्चर कर लिया। 1185 में इसने अपना हमला सियालकोट में किया, और 1186 में पंजाब में। इन हमलों में से हम 2 हमले याद रखेंगे अगर रख सकते हो। एक तो पहला हमला इसने 1175 में किया मुल्तान पे, जिसको सिटी ऑफ गोल्ड बोलते हैं, और एक 1186 पे किया पंजाब के अंदर। क्लियर हो गया? अब प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, थोड़ी सी कहानी समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना। एक राजपूत राजा है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। ये अजमेर का राजा है। अजमेर पड़ता है कहां पर? दिल्ली का। क्लियर? इसकी किसी फैमिली की वजह से, इशू की वजह से इसकी दुश्मनी है जयचंद से। जयचंद भी एक तरीके का राजपूत राजा कह लो, ब्राह्मण राजा कह लो, हिंदू राजा कह लो था। इसकी दुश्मनी थी जयचंद से। तो भाई जयचंद जो है खुद तो इसको हरा नहीं सकता। जयचंद कन्नौज का राजा था। जयचंद कहां का राजा था? कन्नौज का। तो जयचंद ऐसा माना जाता है कि उसने गोरी को इनवाइट किया था कि आ भाई तू दिल्ली पे अटैक कर, मैं तेरी मदद करूंगा, और दोनों बाद में मिल बांट के देख लेंगे। ठीक है, तो हु इनवाइटेड अ गोरी टू अटैक ऑन इंडिया? दैट वाज इनवाइटेड बाय द जयचंद, हु वाज अ रूलर ऑफ कन्नौज। क्लियर है? तो जी गोरी ने दिल्ली पे हमला किया। गोरी ने दिल्ली पे 2 हमले किए। ठीक है, तेराइन की जगह, तेराइन एक मैदान है, आजकल हरियाणा में है। ठीक है, जिमें आप माझे दे मैदान या मालवे दे मैदान कह लेने, उस समय हैरान उसी तरीके से हरियाणा में आज तेराइन के मैदान है। तेराइन दे मैदान दे विच 2 बार गोरी ते पृथ्वीराज चौहान दियां फौजां आमने सामने हुईयां। पहले हमले नूं बोलदे ने 1191 दे विच, इहनूं बोलदे ने फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी दे विचकार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पृथ्वीराज चौहान जित गया ते गोरी हार गया। अगले साल फिर हमला होया उत्ते ही तेराइन दे विच, इहनूं बोलदे ने सैकेंड बैटल ऑफ तेराइन। 1192 दे विच होई सैकेंड बैटल ऑफ तेराइन। इस बार रिजल्ट पुछा होया।
गोरी जित गया ते पृथ्वीराज चौहान हार गया। क्लियर हो गया। पृथ्वीराज चौहान जिहड़ा है अजमेर दा राजा है, पर नाल दी नाल इहदे कोले दिल्ली दी सत्ता भी है। इहदियां दो राजधानियां ने, एक अजमेर ते एक दिल्ली। अजमेर तो इनू अपने फादर साइड तो मिली है, याद रखना, अजमेर इनू इहदे फादर साइड तो मिली है, दिल्ली की सत्ता इनू इहदी मदर साइड तो मिली है। कहानी ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए टाइम ज्यादा लग जाएगा, नहीं समझाऊंगा। अजमेर फादर साइड तो मिले है, जेड़ा दिल्ली है वो मदर साइड तो मिले है। दो इहदी राजधानियां ने, एक अजमेर है ते दूजी किहड़ी है, दिल्ली है। तो जिवें ही गोरी पृथ्वीराज चौहान नूं हराऊगा तो इनडायरैक्टली तुसीं ये कह सकते हो कि गोरी कोले अजमेर भी आ गया ते गोरी कोले की आ गया, दिल्ली भी आ गया। दो लड़ाइयां याद रखनियां ने। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 पृथ्वीराज चौहान विन, गोरी डिफीट। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 पृथ्वीराज चौहान लूज, गोरी विन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ही वो दिल्ली जीता, रूल करने लगा, इसलिए गोरी को भारत के अंदर इस्लाम धर्म का, मुस्लिम रूलर का असली जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। आल्सो डिफीट आफ्टर डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, गोरी कैप्चर्ड दिल्ली एंड अजमेर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। चौहान को हराने के बाद गोरी ने दिल्ली और अजमेर कैप्चर कर लिया, जो पहले चौहान की राजधानी हुआ करते थे, और इस्लाम धर्म का फाउंडेशन कर दिया भारत के अंदर। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी डिफीट किया। जयचंद जिसने माना जाता है इनवाइट किया, रूलर ऑफ कन्नौज, और इस बैटल को 1194 में लड़ा गया, नोन एज बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, याद रखना है तो रख लो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, तराइन वाली मत छोड़ना। एक क्वेश्चन और याद रखना, गोरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, इंपॉर्टेंट है, डबल मार्क करो। बख्तियार खिलजी ने भारत की दो एंशियंट पुरानी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको नुकसान पहुंचाया था। एक थी विक्रमाशील यूनिवर्सिटी, ये दोनों बिहार के अंदर है, एक है विक्रमाशील यूनिवर्सिटी और दूसरी है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये भारत की विश्व की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज है, उनको तोड़ा था। तो क्वेश्चन आता है कि गोरी दे उस सेनापति, उस कमांडर, उस आर्मी हेड का नाम दसो जिन्हें भारत ਦੀਆਂ दो प्रतिष्ठित पुरानियां यूनिवर्सिटीज़ां ਨੂੰ, महाविद्यालयां ਨੂੰ लुटिया सी, ਉਹਨੂੰ डिस्ट्रॉयड ਕੀਤਾ ਸੀ, ठीक है, अनेक्स्ड ਕੀਤਾ ਸੀ। एक है नालंदा ते दूसरी कौन है, ਕਿਹੜੀ है, विक्रमाशीला यूनिवर्सिटी, ते नाम किया बख्तियार खिलजी। नालंदा जिहड़ी यूनिवर्सिटी है ये याद रखना कुमार गुप्ता ने बनवाई है, एंशियंट हिस्ट्री दे विच पढ़ाया मैं तुहानू, कुमार गुप्ता ने बनवाई है। ते जिहड़ी विक्रमाशील यूनिवर्सिटी है ये याद रखना ये बनाई है धर्मपाला ने, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने। क्लियर होगी बात, ओके होगी बात। नेक्स्ट, गोरी 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु हो जाती है, और मरने से पहले गोरी अपने गुलाम को, अपने स्लेव को, या ये कह लीजिए अपने सबसे ट्रस्टवर्दी बंदे को दिल्ली का एक तरीके से चौकीदार बना जाता है कि भाई जब तक मैं नहीं आता तू संभाल, और उसका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां तक याद रखना। क्लियर, गोरी मर चुका है 1206 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सिंहासन मिल चुका है। ठीक है, गोरी की मृत्यु कैसे हुई, गोरी एक बार नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ते वक्त इसका गला काटा गया था। पूरी कहानी का भी फ्री समय में सुनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, इतना ही आपके पेपर के लिए जरूरी है जो आपको याद रख लेना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1166 में जन्मा था गुजरात के अंदर। उस बेटा किसका था, ही वॉज अ सन ऑफ सोमेश्वर। ठीक है जी, ही वॉज किंग फ्रॉम द चौहान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी से राजा था। ठीक है, ही आल्सो नोन एज, मुस्लिम किताबां दे अंदर मुस्लिम इतिहासकार पृथ्वीराज चौहान केड़े नाम दे नाल लिखदे ने, राय पिठोरा। ठीक है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई मुसलमान इतिहासकारी किताबां दे विच पृथ्वीराज चौहान नूं राय पिठोरा दे नाम तो जानिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान दी दो राजधानियां सी, एक अजमेर ते दूसरी दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान दा एक कोर्ट पोइट सी जेड़ा इहदा बेस्ट फ्रेंड भी सी, चंद बरदई। ठीक है, चांद बरदई बोलते हैं। तो उन्हें बायोग्राफी लिखी सी पृथ्वीराज चौहान दी। ठीक है, एक होती है बायोग्राफी और एक होती है ऑटोबायोग्राफी। जब कोई बंदा अपनी जीवनी खुद लिखता है, मान लो मैं अपने ऊपर अपनी किताब खुद लिखूं तो वो ऑटोबायोग्राफी बजेगी, लेकिन जब कोई तीसरा बंदा किसी की जीवनी लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। तो चांद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी लिखी थी। बुक पूछ लेते हैं, पृथ्वीराज रासो, हरियाणा के तो हर एक पेपर में पूछते हैं ये किताब, पृथ्वीराज रासो। हुण
ਗੋਰੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਜਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਨ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਲੱਕ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੌਣ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 320 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ। ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526, ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ 1526 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਗੋਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੋਰੀ ਮਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? स्लेव वंश दी, आल्सो नोन एज इलबारी डायनेस्टी। इलबारी डायनेस्टी क्यों कहते हैं ये भी समझाऊंगा। आल्सो नोन एज मामलुक वंश, ठीक है। स्लेव वंश, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश या इलबारी डायनेस्टी भी कहते हैं। ज्यादातर जो गुलाम वंश के स्लेव डायनेस्टी के राजे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर, इल्तुतमिश आएगा, बालबन आएगा और बहुत सारे राजे आएंगे, वो सब तुर्की के एक आदिवासी कबीला है। जिवें अपने उरे बहुत सारे आदिवासी कबीले पाए जाते हैं, ट्राइब पाए जाते हैं, ठीक है। उस तरीके नाल तुर्की का एक आदिवासी कबीला सी इलबारी कबीला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक नूं छोड़ के गुलाम वंश के ज्यादातर राजे इलबारी कबीले तो संबंध रखते सी, इसलिए इहनूं इलबारी कबीले का राज भी कहा जाता है, मामलुक कबीले का राज भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत जिहड़ी है किन्ने साल दी है? 1206 तो 1526। 1526 दे विच पानीपत की पहली लड़ाई होगी, जिहदे मुगल पहला राजा बाबर जिहड़ा आ लोधी वंश के आखिरी राजा इब्राहिम लोधी नूं हरा दूगा, डिफीट कर दूगा, उत्थों मुगल वंश शुरू हो जाऊगा, ठीक है। तो भाई दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टियों का राज रहा है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझो। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक रहेगी, लगभग 84 ईयर। उसके बाद खिलजी आएंगे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1320, लगभग 30 साल। तुगलक आएंगे, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का हमला होगा 1320 से लेकर 1413, लगभग 93-94 साल, ठीक है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आएगी, ठीक है, खजीर खान आएगा, इस तरीके से 1413 से लेकर 1451 तक, लगभग 37 साल का इनका राज रहा। फिर लोधी डायनेस्टी आएगी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, ठीक है, इस तरीके से बहलोल खां लोधी, इनका राज जो रहा 75 साल रहा। अब मैं 3 क्वेश्चन बैठा रहा हूं, उसको पीडीएफ पे लिख लेने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लोधी वंश नूं छड्ड के जेडे पहले 4 वंश ने जिन्हां ने दिल्ली सल्तनत ते राज किया, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सईदी, ये सारे तुर्की दे सी, ते जेड़ा लोधी वंश है ये अफगानिस्तान दा सी। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਫਗਾਨੀ ਵੰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਲੋਧੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 94 ਸਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਸਈਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਲਗਭਗ 37 ਸਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ सब तो दूर तक फैलिया हुई सी, साउथ तक गईयां, वो सीगा अलाउद्दीन खिलजी। अंडर द विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत द किंगडम ऑफ दिल्ली वाज मोस्ट इलैबोरेटेड, फैलिया होया सी, तां वो कौन आऊगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर होगी बात जी? ओ गॉड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इलबारी डायनेस्टी और द स्लेव डायनेस्टी। आउट ऑफ ऑल द किंग्स बिलोंग्स टू सो कॉल्ड स्लेव और मामलुक डायनेस्टी। ज्यादातर राजे जेडे सी वो स्लेव सी। कुतुबुद्दीन ऐबक है जेड़ा गोरी दा स्लेव है। कुतुबुद्दीन ऐबक तो बाद अगला जेड़ा इफेक्टिव राजा बनूगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जेड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक दा स्लेव भी है, ओदा परौणा भी है, सन इन लॉ भी है। इस तरीके दे नाल इसलिए इहनूं स्लेव वंश भी कहा गया। ओनली 3 केड़े केड़े? ऐबक, इल्तुतमिश एंड बालबन, ये तीनों की सीगे? स्लेव सी। ते यही तीनों राजा स्लेव डायनेस्टी दे क्वेश्चन ने, इल्तुतमिश, बालबन
ते ऐबक ज्यादातर, ठीक है। द डायनेस्टी इज कॉल्ड इलबारी डायनेस्टी, क्यों क्या जाता है, ज्यादातर राजा, ऑल द रूलर ऑफ डायनेस्टी एक्सेप्ट ऐबक, ऐबक नूं छड्ड के जिन्ने भी राजा सी बिलोंग्स टू इलबारी ट्राइब, ट्राइब मतलब कबीला किदा, तुर्की दा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अच्छा जी एक क्वेश्चन याद रखियो, चलो क्वेश्चन याद की रखना है, तुसी भी बहुत सारी यूट्यूब तो वीडियोस देख के पढ़ते ही होंगे, जे लभ सकते हो तो लभ लो। कुतुबुद्दीन ऐबक नूं किने बाय कीता सी, गोरी दा एक सैनापति सी, ਉਹਨੇ कुतुबुद्दीन ऐबक नूं बाय करके गोरी नूं दिता सी। उस सैनापति दे नाम दे पीछे कूफी पैंदा है, अजीज कूफी। मैनू पूरा नाम कमेंट बॉक्स दे विच लभ के दसो जे लभ सकते हो, अजीज कूफी पैंदा है, ठीक है। जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी मैं 80 MCQ दूंगा आपको, बस वो रट्टा मार लेना, बहुत है। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक 4 साल ये राजा रहा। कहता जी मोहम्मद गोरी अपनी पोजैशन मतलब जिन्नी आपकी जिंदगी भर की कमाई सी दिल्ली दी, इंडिया दी, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੈਵਰ ਟੇਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਸੁਲਤਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਲਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਪੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਿੱਪੇ ਸਲਾਹਰ। ਸਿੱਪੇ ਸਲਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਬਾਤ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ठीक है। इन्हें लाहौर नूं अपनी राजधानी बनाया ते उत्थे ही इहदा मकबरा बनया होया अनारकली बाजार दे विच। लाहौर बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, अनारकली बाजार में वहीं पर इसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है। हमारे पुरखे कहा करते थे कि लाहौर के बारे में एक कहावत मशहूर है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मया ही नहीं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, इन्हें कोई नवा एरिया आपदे हिस्से च नहीं मिलाया, ज्यादातर ही आपदा समय लाहौर च स्पेंड करदा सी। बहुत जेनरस किंग सी, दयालू राजा सीगा, ठीक है। जेनरस किंग होने करके ज्यादातर जरे लाहौर की सड़कों चों लंघदा सी, हाथी ते बह के आए पैसे सुट्टदा जांदा सी दोनों हत्थां नाल, इसलिए इहनूं एक टाइटल दिता गया। सॉबरीक्यूट का मतलब हुंदा अदर नेम, भी इहनूं होर किहड़े-किहड़े नाम दे नाल जानिया गया, ते इहदा सॉबरीक्यूट है लख बख्श, गिवर्स ऑफ लैक्स। क्लियर होगी बात। एक शहर है दिल्ली दे कोले महरौली, इहने ओहदा नींह पत्थर रखिया। महरौली नूं अजकल वर्ल्ड यूनेस्को हैरीटेज साइट का किताब मिलिया हुआ है, वर्ल्ड यूनेस्को हैरीटेज साइट का किताब मिलिया हुआ है। कुतुब मीनार का नींह पत्थर रखिया, ओदा बेसमेंट बनवाया। कुतुब मीनार नूं मैं पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, खोल के समझाऊंगा, इन्हूं कुछ समय लिए साइड ते रख दिंदे आ, ठीक है। इन्हें एक गेम शुरू की सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत दे विच। गेम का नाम है चुगान। चुगान की हुंदी है पोलो, घोड़े ते बह के हाकी की तरह गोल करना हुंदा है, चुगान बोलते हैं उन्होंने, पोलो। तो क्वेश्चन आता तुर्कियों द्वारा भारत च शुरू की गई पहली गेम केड़ी सी, पोलो या चुगान। उही गेम खेडदा होया एक कदम घोड़ा अगे नूं भज लैंदा ते पिछे नूं डिग पैंदा, पत्थर ते पिछले वाले दिमाग च सट लगदी है, जिहदे करके इहदी की हो जाती है, मौत हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई ड्यूरिंग प्लेइंग द पोलो चुगान, ठीक है। इन्हें अपनी पहली मस्जिद बनवाई इंडिया दे विच, सुपर इंपॉर्टेंट। मस्जिद का नाम है कुबत अल इस्लाम, ठीक है। कुबत अल इस्लाम, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो क्योंकि यार मुझे उर्दू नहीं आती, ठीक है। कुबत अल इस्लाम, और ये दिल्ली के अंदर है। और एक दूसरी मस्जिद बनवाई थी 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2 सही 1/2, 2.5 दिन दे विच बनाई गई मस्जिद, 2.5 दिन का झोंपड़ा। और ये कहां पर है, अजमेर के अंदर। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर। नंबर 1, इन्हें भारत दे विच मस्जिद बनवाई पहली, कुवैत उल इस्लाम दिल्ली दे अंदर। जिमें जिमें कुतुब मीनार बन रही है ਉਹਦੇ पैरलर ही कुवैत उल इस्लाम है, मतलब जिथे तुसी जे कुतुब मीनार देखण जाओगे ਉਹਦੇ लगभग नेड़े ही ਤੁਹਾਨੂੰ कुवैत उल इस्लाम मिलूगी, भारत की पहली मॉस्क्यू। क्लियर होगी। हुण तुहानू मैं थोड़ा जा कुतुब मीनार का डिटेल समझा देवां, ध्यान नाल समझना है। कुतुब मीनार का डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है ते उरे ही याद कर लेना। हुण असीं मन के चलदे हां कि ये ਉਹ एरिया है दिल्ली का जिथे कुतुब मीनार है। सब तो पहली चीज, सब तो पहला जो कुतुब मीनार बना लग्या उन्हें बनाया ओदा बेसमेंट। एक तरीके दे नाल कुतुब मीनार दा की बनाया, बेसमेंट। तो जिहड़ा बेसमेंट बनाया सी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया सी, ठीक है। किने बनवाया सी बेसमेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1192 च बनन लगी सी, लगभग 1192-93 दे विच ये बनन लगी सी। उसी समय पैरलर कुतुब मीनार दे पैरलर उत्थे ही कुवैत उल इस्लाम बन रही है मस्जिद, ठीक है।
ਤਾਂ क्वेश्चन आ गया कुतुब मीनार का नींह पत्थर किने रखिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हुण लोकां नूं लगदा भी कुतुब मीनार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। गलत। उस समय एक सूफी संत होया करदे सी, सूफी संत का नाम सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन्हां दे नाम दे उत्ते ने कुतुब मीनार का नाम रखिया सी। बेसमेंट किने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किहदे नाम ते नाम रखिया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1192-93 इस तो पहला कि ये अगे बनवा पांदा, ठीक है, इहदी डेथ हो गई। उस तो बाद ਇਹਦਾ गुलाम आऊगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 3 बिल्डिंगा ऐड करवाइया, मतलब 3 बिल्डिंगा बनवा के कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। ठीक है, क्वेश्चन आऊगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कंप्लीट किसने करवाया? तो आप लिखेंगे इल्तुतमिश। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। इल्तुतमिश ने लगभग 1220 के अंदर इसे कंप्लीट करवाया था, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद वैसे आपको पता होनी चाहिए कुतुब मीनार में 5 बिल्डिंग है। चौथी बिल्डिंग ते पंजवीं बिल्डिंग जिहड़ी है वो फिरोज शाह तुगलक ने ऐड करवाई सी। चौथी ते जिहड़ी पंजवीं बिल्डिंग है वो फिरोज शाह तुगलक ने ऐड करवाई सी लगभग 1368 दे विच, ये याद रखना। हुण तुसीं क्वेश्चन पूछोगे कि सर तुसीं कह रहे हो भी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कंप्लीट करवाया, उरे तां फिरोज शाह तुगलक भी आ गया। जिहड़ा एक्चुअल दे विच नक्शा कुतुबुद्दीन ऐबक बना के गया सी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਤੁਤਮਸ਼ ਨੇ पूरा करवाता। आपको हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कल मैं कुतुब मीनार के ऊपर जाके एक होर बिल्डिंग बनवा दा, एक होर फ्लोर बना दा, तो ਇਹਦਾ मतलब ये तो नहीं भी कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जतिन सिंगला ने पूरा करवाया। ਜਿਹੜਾ एक्चुअल नक्शा सी वो तो वही पूरा करवा गया सी इल्तुतमिश। बाद में इस फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पर बिजली गिर जाती है, लाइटनिंग हो जाती है, तो 3rd फ्लोर थोड़ा सा टूट जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है 3रे फ्लोर का रिपेयर करवाता है और 4थे और 5वां फ्लोर क्या करवाता है? वहां पर ऐड करवाता है। ये बात आपको याद रखनी है। यहीं पर कुवैतुल इस्लाम है और यहीं पर इल्तुतमिश का मकबरा भी है। यहीं पर इल्तुतमिश का मकबरा है। कुतुब मीनार की जो हाइट है वो लगभग 72.5 मीटर दी है, या ये कह लो 239 फुट की है। ये इंस्पायर्ड है एक इमारत से, मीनारत जाम एक, ठीक है, इधर अफगानिस्तान की तरफ एक इमारत है मीनारत जाम, उसकी कॉपी है, उससे इंस्पायर्ड है, मीनारत जाम से इंस्पायर्ड है। आगे बढ़ लेते हैं। यहां देखो 72.5 मीटर की लेंथ है, 239 फुट हाई है। इसका जो डायामीटर है जरूरत नहीं है। इंस्पायर्ड है मीनारत जाम जो कि अफगानिस्तान में, उसको देखकर इंस्पायर्ड की गई। कुतुब मीनार ने 1193 में इसका काम शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने 3 फ्लोर ऐड करवाए और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने कंस्ट्रक्ट करवाया 5th एंड लास्ट स्टोरी, 4th एंड 5th लास्ट स्टोरी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है, ठीक है, उस एंट्रेंस गेट को बोलते हैं अलाई दरवाजा। क्या बोलते हैं? अलाई दरवाजा। इसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है उसका नाम है अलाई दरवाजा, उसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के सामने एक और बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं अलाई मीनार। अलाई मीनार, अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, थोड़ा सा वो मतलब साइको टाइप था। वो कहता था जी मैं तो कुतुब मीनार से ऊंची बिल्डिंग बनवाऊंगा, तो इसने इसके पैरेलल एक बिल्डिंग बनानी शुरू करी थी, अलाई मीनार। तो वहां पर अलाई मीनार भी है, अलाई दरवाजा भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट करवाई गई कुतुब मीनार भी है, इल्तुतमिश का मकबरा भी है और उसके द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद कुवैत अल इस्लाम भी है। एम आई क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कुछ बुद्धिजीवी सी, कुछ राइटर सीगे। उन्हां दे विचों एक दा नाम याद रखना जरूरी है, हसन निजाम, जिन्हें एक बहुत फेमस बुक लिखी ताज उल मसीर। ठीक है, ये याद रख लो। उसके बाद एक फकीर उद्दीन है, इसने लिखी थी तहरीक आई मुबारक शाही, ये भी इंपॉर्टेंट है। हसन निजाम और फकीर उद्दीन जिन्होंने लिखी तहरीक आई मुबारक शाही। क्लियर होगी बात प्यारे बच्चों? नेक्स्ट राजा जो हमें पढ़ना है वो है अरम शाह या आराम शाह। देखो मैंने पीडीएफ के अंदर हर एक चीज की डिटेल दी है। इंपॉर्टेंट क्या है मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लीव क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सारा पीडीएफ पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें जो बातें लीव करने वाली हैं वो बताऊंगा। करनी है लीव या नहीं करनी वो आपके ऊपर डिपेंड है। अरम शाह के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप नहीं पढ़ना चाहते तो छोड़ सकते हो। कई किताबें कहती हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, गारंटी किसी के पास नहीं है, ठीक है।
बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि कई जगह पर कुछ और लिखा है, कई जगह पर कुछ और लिखा है। जब अचानक से कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई, जो दिल्ली के आमीर थे, वहां के जो पठान थे, वहां के जो मालिक थे, उन्होंने क्या किया, आनन फानन के अंदर अरम शाह को थ्रोन पे बैठा दिया, राजगद्दी पे बैठा दिया। ही वॉज ए फन लविंग किंग। फन लविंग दा मतलब, ठीक है, मतलब एक तरीके का याश राजा सी। ही वॉज ए वीक एंड वॉर्थलेस यंग मैन रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिल्ली। जब अरम शाह दा राज चल रहा सी, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक दा एक होर गुलाम सी जिहदा नाम सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उस समय गवर्नर सीगा बादून दा, ठीक है, उरे बादून नहीं आना, बादूनी आना है, NI पालियो, ठीक है। इल्तुतमिश वाज द गवर्नर ऑफ बादूनी एट दैट टाइम। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ। तो फाइनली इल्तुतमिश came and attack on अरम शाह and succeeded the throne। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इस पे ये बन सकता है कि when अरम शाह was the king of Delhi, where was the Iltutmish? Iltutmish was the governor of Baduni, that's it। now come the Iltutmish, most powerful king of slave dynasty and also known as the real founder of slave dynasty। गुलाम वंश का असली जन्मदाता इल्तुतमिश है, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग मन के चलो इन्हें 25-26 साल दिल्ली सल्तनत के उत्ते राज किया। दिल्ली सल्तनत के सब तो लंबे समय तक 3 राजे तुसी स्लेव डायनेस्टी च याद रखने ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ते बालबन। इसके बाद राज क्वेश्चन नहीं आएगा स्लेब पे। पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वॉज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक। पहले गुलाम था, बाद में अपनी काबिलियत की वजह से कहा जाता है सन इन लॉ बना। इन्हें एक टाइटल दिया जाता है स्लेव ऑफ स्लेव, गुलामा दा गुलाम, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक दा गुलाम सी ते कुतुबुद्दीन ऐबक की दा गुलाम सी गोरी दा, ठीक है। तो गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव, ठीक है, ये इसको नाम दिया जाता है। ही इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव किंग। गुलाम वंश के सभी राजाओं में से सबसे महान माना जाता है। ते इन्हें रियल कंसोलिडेट किया, कट्ठा किया तुर्किश कॉन्केस्ट इन इंडिया। तुर्की आक्रमणकार नूं भारत दे विच असली कंसोलिडेट कट्ठा करने वाला, बन के रखने वाला इल्तुतमिश था। इन्हें पहला अपनी तेरी कैपिटल है लाहौर तो बादून शिफ्ट की ते बादून तो बाद चों कित्थे ले गया, दिल्ली, क्योंकि लाहौर ले गया सीगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है यहां से, ये है एकता सिस्टम। इसने 2 चीजें बढ़िया करी। एक इसने चलाया एकता सिस्टम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कापी पेन उठा लो, लिखनी है। एकता सिस्टम क्या है? मान लो ये पूरी दिल्ली है, पूरी दिल्ली नूं छोटे छोटे हिस्सियां दे विच वंडता, ठीक है। ये जिहड़ा छोटा जिहा हिस्सा आ इहनूं एकता कह दिता जांदा है, नोन एज द एकता सिस्टम। इस छोटे जे हिस्से दा एक हैड होऊगा, उहनूं बोलांगे एकतादार। ते एकतादार दे 2 मेन काम होणगे। एक तां आपदे एकता दे विचों टैक्स कलैक्ट करना, जिहड़ा वो किंग तक पहुंचाऊगा। दूसरा आर्मी रेडी रखना। आर्मी रेडी रखने का मतलब की है, जब भी इल्तुतमिश युद्ध लड़न जाऊगा, वो एकतादार नूं कह दूंगा भी तेरे हिस्से चो जे कोई युद्ध लड़ना चाहता है, मैं उन्होंने कुछ पैसे दे दूंगा, वो मेरी सेना दे विच भर्ती हो सकता है। ये 2 काम सीगे एकतादार दे। गल क्लीयर होगी। तो हु स्टार्टेड द एकता सिस्टम? एकता सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय द इल्तुतमिश। इनू आके एबॉलिश करूगा अलाउद्दीन खिलजी, ये याद रखना। इनू आके एबॉलिश करूगा अलाउद्दीन खिलजी। तेनू हेरिडिटरी बनाऊगा। हेरिडिटरी मतलब, ठीक है, वो बनाऊगा फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने, याद रखना। हु स्टार्टेड द एकता सिस्टम? इल्तुतमिश। हु एबॉलिश द एकता सिस्टम? अलाउद्दीन खिलजी। हु मेक द एकता सिस्टम हेरिडिटरी? फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं। इन्हें प्रिवेंट किया दिल्ली नूं, अपने राज नूं चंगेज खान के अटैक तो। देखो चंगेज खान का एक दुश्मन सी जिहदा नाम सी जलालुद्दीन, ठीक है। ये ईरान का राजा सी, रूलर सी ईरान का। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਇਲਤੁਤमिश ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਇਲਤੁਤमिश ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਲਤੁਤमिश ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਨੀਮੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
ਵਾਇਆ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਦਾ ਮੰਗੋਲੀਆ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਗੋਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਇੰਡੀਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਚਾਈਨਾ, ਪੂਰੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਮੰਗੋਲੀਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਬਾਤ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੇਟਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਤੋਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਤੁਤਮਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਤੁਤਮਸ਼ ਆਪਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਬਾਤ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਤੁਰਕ ਆਈ ਚਹਿਲਗਾਨੀ। ਤੁਰਕ ਆਈ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲੀਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੁਰਕੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 40 ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੁਰਕੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ 40 ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਰਕ ਆਈ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਲੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 40 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਬਾਤ? ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹੀ ਚਾਲੀਸਾ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ। ਏਕਤਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ, ਤੁਰਕ ਆਈ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਚਲਾਇਆ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਆਪ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਏਕਤਾਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਅ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੈਕਟ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਜਰਸ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ 2 ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓਰ ਅਰੈਬਿਕ ਕੁਆਇਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਏ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓਰ ਅਰੈਬਿਕ ਕੁਆਇਨ ਇਲਤੁਤਮਸ਼ ਨੇ ਚਲਾਏ। ਸਿਲਵਰ ਟੰਕਾ ਤੇ ਕੋਪਰ ਜੈਤਾਲ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਲਤੁਤਮਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਘਰੀ ਦਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਘਰੀ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਮਕਬਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਟੌਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਕਬਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਲਤੁਤਮਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਬਾਤ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੇ ਹੋ ਜਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਦੱਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੋ ਜਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਤੁਤਮਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਮਸ਼ੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਮਸ਼ੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ, ਮਹਿਰੌਲੀ ਕਿਹਨੇ ਬਸਾਇਆ ਸੀ? ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ पढ़ के आया कि ही फाउंडेड द महरौली। क्लियर होगी बात? ये रहा। ओके। और इल्तुतमिश ने महरौली के अंदर हो जाए शमशी बनवाया है। इस तो इलावा इल्तुतमिश ने 3rd बैटल ऑफ तेराइन लड़ी। इल्तुतमिश ने तीसरी बैटल लड़ी की दी तेराइन दी। 3rd बैटल ऑफ तेराइन लड़ी। हुण तुसीं मैनूं ये दसोगे कि पहलियां 2 बैटल मैं करवा चुकिया। इल्तुतमिश ने 3rd बैटल ऑफ तेराइन किहदे खिलाफ लड़ी? ये कमेंट बॉक्स में बताना। इल्तुतमिश ने डिस्ट्रॉय किया उज्जैन के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है, महाकाल टेम्पल, शिवजी का मंदिर है, उसको इन्होंने 1235 में डिस्ट्रॉय किया। मरने से पहले इन्होंने डिक्लेयर किया कि रजिया सुल्ताना जो इसकी डॉटर है वो इसकी सक्सेसर होगी। ठीक है। जो अपने आप में एक अजीब कंडीशन थी, एक तरीके से अपने आप में अजीब डिसीजन था। इसके जितने भी बेटे थे, रकुद्दीन फिरोज शाही, आगे और भी आएंगे, ठीक है, वो सब इनकेपेबल थे। तो ही डिक्लेयर्ड रजिया सुल्ताना एज द सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश। तो अगली बार रजिया सुल्ताना जब राजा बनेगी वो दिल्ली सल्तनत की और भारत के इतिहास की पहली फीमेल सुल्तान होगी। क्लियर? नेक्स्ट। और तो मुझे नहीं लगता इल्तुतमिश के बारे में आपको कुछ बताना है। एकता सिस्टम चलाया। तुर्क-आई चहलगानी 40 लोगों का ग्रुप था जिसकी सलाह से ये सारे काम करता था।
ठीक है। और एकतादारी सिस्टम को एबॉलिश किया अलाउद्दीन खिलजी ने, हेरिडिटरी बनाया फिरोज शाह तुगलक ने, कॉपर जेटाल चलाया, सिल्वर टंका चलाया, अपने बेटे सुल्तान घरी का मकबरा बनवाया, इसलिए टॉम्ब की बिल्डिंग का ये जन्मदाता कहा जाता है। हो जाए शमशी बनवाया महरौली के अंदर, महाकाल टेम्पल उज्जैन जो है वो इसने डिस्ट्रॉय करवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।